हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिफाली केजरीवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज विद क्लियर टेक्स। काफ़ी सारे रिसेंट चेंजेस आए हैं जीएसटी के अंदर और कई बार हम उन चेंजेस का जब विरोध करते हैं तो कुछ लोगों का ये भी कहना होता है कि भाई इतने सारे लोग फ्रॉड कर रहे हैं तो फिर आप गवर्नमेंट को स्ट्रिक्टनेस करने से मना क्यों कर रहे हो। कई लोग आपको ऐसे भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि जैसे आप भी फ्रॉडस्टर्स के साथ में हो या आप भी कोई कुछ एंटी नेशनल रिजीम कर रहे हो कि भाई आप देश के खिलाफ चल रहे हो। तो यहाँ पे पहले तो मैं सबसे पहले एक चीज़ ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जब हम लोग किसी प्रोविज़न का विरोध करते हैं तो उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि वो पर्टिकुलर पर्सन जो है उसको कोई हमारी भारत की कोई सरकार से, प्रधानमंत्री से और वित्त मंत्रालय से या इटसेल्फ हमारे देश से कोई उसको दिक्कत है, कोई तकलीफ है या कोई उसके खिलाफ जा रहा है। बट बात सिर्फ ये होती है कि कुछ चीज़ें जो ग्राउंड लेवल पे ख़राब इम्पैक्ट लेके आने वाली हैं उनको एनालाइज करना और उसको समझना, और ये एक तरीका भी होता है कम्युनिकेट करने का, क्योंकि कई बार जनता की जो आवाज़ है वो ऊपर तक नहीं पहुंच पाती क्योंकि एक प्रॉपर चैनल नहीं फॉलो किया जाता हमारी कंट्री के अंदर। तो वो एक तरीका भी होता है बताने का दूसरे की ओपिनियन, क्योंकि फॉर्मल चैनल नहीं है तो इनफॉर्मल चैनल से सबको अपने अपने तरीके से बताना होता है। अब मैं आपके साथ कुछ ऐसे प्रोविज़न शेयर करने वाली हूँ जिसकी वजह से आपको केयरफुल रहना चाहिए। अब प्रोविज़न पार्ट और पार्सल बन चुके हैं हमारे लॉ का, तो ऑब्वियसली मैं वो सही है गलत है उसके लिए नहीं ज़्यादा बोलना चाहती, और जो हार्श है तो डेफिनेटली मैं उसको कहूँगी कि हाँ वो प्रोविज़न हार्श है, लेकिन वो कैसे आपको इम्पैक्ट कर सकता है ये आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। ऑल दो आपने बिट्स एंड पीसेज में इन सारे प्रोविजंस को सुना होगा, पढ़ा होगा। सबसे पहले तो मैं कुछ चीज़ें आपको क्लेरिफाई कर देती हूँ। एक तो अभी आजकल जो रूल 4A इंसर्ट किया गया है रजिस्ट्रेशन वाले रूल में, उसको लेके बहुत सारा हवा मचाया जा रहा है कि आधार ऑथेंटिकेशन कराना पड़ेगा, और उसके अंदर ये भी लिखा है कि अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट नहीं करते तो फिर आपको केवाईसी के फॉर्म्स लेके फैसिलिटेशन सेंटर पे जाना पड़ेगा। मैं आपको ये चीज़ कर दूँ कि जब आप पढ़ोगे नोटिफिकेशन नंबर तो जो रूल 4A है उसके ऊपर जाके, जो सब रूल 4A सॉरी, वहाँ पे जाके ना ये ज़रूर पढ़ना कि वो एप्लीकेबल कब से हो रहा है। तो आप अगर उसको रीड करोगे तो यू विल फाइंड कि वो अभी एप्लीकेबल नहीं हुआ है। लेट मी शो यू। आप इसकी अगर फर्स्ट ओपनिंग लाइन पढ़ोगे तो ये कह रहा है कि इट विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम द डेट विच विल बी नोटिफाइड। आपको एक चीज़ समझनी है कि बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन क्या अभी शुरू हो गया है? कहीं आपने अभी तक बायोमेट्रिक डिवाइस देखा जिससे आपका बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन हो रहा हो? उन्होंने कहा कि आपको फैसिलिटेशन सेंटर जाना पड़ेगा। आपने भी तो कोई सेंटर खुला हुआ देखा है जीएसटी का? वो पेड होगा या पेड नहीं होगा? अभी ये रूल जो है ना हवा में है, तो उसका आपको उतना ज़्यादा हवा बनाने की जरूरत नहीं। मैंने बहुत जगह देखा कि काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं अभी ये प्रोविजन आ गया, अब आप रजिस्ट्रेशन करोगे आपको ये करना पड़ेगा, आपको वो करना पड़ेगा। तो वही मैं आपको क्लियर करनी हूँ सर, वो भी नोटिफाई ही नहीं हुआ है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ क्या है कि पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन, जब आप जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड भी हैं जैसे एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं, जब वो पोर्टल पे जाके खोल के देखते हैं तो उनको आधार से अपने आप को ऑथराइज करने के लिए बोलता है। ध्यान रखो वो भी मैंडेटरी नहीं है, राइट? लेकिन मैं यहाँ पे आपको ये सलाह जरूर दूंगी कि अगर आप कर सकते हैं तो कर लो, कोई बुराई नहीं है उसके अंदर। देखो, अगर आप एक ऑनेस्ट टैक्स पेयर हो तो जितनी ज़्यादा कंप्लाइंस आप फॉलो कर सकते हो, जितना आप अपनी केस को कंक्रीट बना सकते हो कि भाई देखो मेरा तो आधार भी ऑथेंटिकेट हो रखा है इसके अंदर, तो उतना आपके लिए अच्छा है, कोई बुराई नहीं है, राइट? अब बात ये होती है कि देखो फ्रॉडस्टर का पता कैसे चलता है, उनके कुछ एक्शंस से। बट कई बार ये होता है अगर ऑनेस्ट टैक्स पेयर के एक्शंस भी उससे मैच करने लगे तो कई बार ये मुश्किल हो जाता है पता लगाना कि कौन ऑनेस्ट है और कौन ऑनेस्ट नहीं है। तो ये तो पहली चीज़ थी जिसमें एक छोटी सी गलतफहमी सब लोगों को फैली हुई है और जिसका एक हवा सा बनता जा रहा है कि पता नहीं रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। रजिस्ट्रेशन वैसे होगा जैसे अभी तक हो रहा था, और जो वो रूल है वो जब नोटिफाई हो जाएगा उसके बाद होगा। हाँ, अब आपको आधार ऑथेंटिकेट अगर आप कराते तो बायोमेट्रिक वाला नहीं है उसमें, लेकिन आप आधार डिटेल्स के साथ अगर रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। और मैं तो खुद ही सजेस्ट करती हूँ कि अगर आपके पास आधार नंबर है और आपका सही से OTP आ रहा है, आपकी डिटेल्स सही है, तो आखिर बुराई क्या है उसको करवाने में, आप करवाइए, अच्छी बात है वो तो। अच्छा, अब इसके बाद थोड़ा सा रिस्की प्रोविजंस की बात करते हैं। रिस्की प्रोविजन में इसको क्यों कह रही हूँ? क्योंकि जब एक कानून बनाया जाता है ना, तो अगर वो किसी एक पर्सन को कोई अधिकार देता है तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो अधिकार को वो कब कब यूज़ कर सकता है। उस अधिकार के साथ में एक लाइबिलिटी उसके साथ, कि मतलब वो राइट वो दूसरों को हैरेस करने के लिए यूज़ ना करने लगे। वो सब चीज़ों की वजह से उसकी जो लैंग्वेज है बहुत ही क्लियर होनी चाहिए, उसकी लैंग्वेज बहुत ही क्वांटिटेटिव टाइप होनी चाहिए, सब्जेक्टिव नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ जो चेंजेस लाए गए हैं वो इतने सब्जेक्टिव हैं कि अगर मैं आपको उसका इम्पैक्ट बताना शुरू करूंगी तो आप बोलोगे अच्छा ऐसा हो जाएगा। तो रूल 21 को चेंज किया गया और रूल 21A को चेंज किया गया। दोनों ही रूल जो हैं वो रजिस्ट्रेशन के कैंसिलेशन उसके सस्पेंशन की बात करते हैं। रूल 21 बताता है कि किन किन सिनेरियोज में आपके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया जा सकता है। ये
सेक्शन 29 में भी कुछ सिनेरियोज दिए गए हैं, उसके अलावा कुछ एडिशनल ये कह लो कि उन्हीं से कुछ मैचिंग सिनेरियोज हमारे रूल 21 के अंदर भी दिए गए हैं। पहले यहाँ पे 4 सिनेरियोज दिए गए थे, उन 4 सिनेरियोज में उन्होंने 3 सिनेरियोज और नए ऐड किए। वो तीनों सिनेरियोज मैं आपको एक बार पढ़ के सुनाऊंगी, दे आर क्वाइट इंपॉर्टेंट। सो रूल 21 के अंदर उन्होंने ऐड किया, डी तक पहले ही था, उन्होंने कहा ई क्या है, if he avails the credit in violation of provisions of section 16 of the act or the rules made there under। आपने सेक्शन 16 के जो प्रोविजंस हैं उसके कॉन्ट्रडिक्शन में कोई क्रेडिट अवेल कर लिया तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। कैंसिल करने से पहले क्या किया जाएगा, रूल 21 ए पिक्चर में आएगा, वो बोलेगा नहीं पहले सस्पेंड करो। अच्छा, पहले रूल 21 ए के अंदर ये था कि सस्पेंड करने से पहले आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड देनी थी, अब आपको वो नहीं देनी है, राइट। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि आपने कोई क्रेडिट गलत अवेल कर लिया। यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम क्या है, मुझे प्रॉब्लम ये है कि मैं फ्रॉडस्टर नहीं हूँ। मेरा स्टाफ ने मेरी रिटर्न फाइल की और उसने 1 लाख रुपए की अमाउंट को 1.5 लाख रुपए लिख दिया, उसने 1 लाख की अमाउंट को 1,05,000 रुपए लिख दिया, क्योंकि आपने यहाँ पे कोई क्वांटम नहीं दिया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, आपको अगर फ्रॉडस्टर्स को ब्लॉक करना है तो फ्रॉडस्टर जो 1,000 रुपए का या 10,000 का 20,000 का लाख के क्रेडिट के हिसाब से तो बड़ा फ्रॉड करेंगे नहीं। ऑब्वियसली यहाँ पे एक क्वांटम फिक्स किया जाना चाहिए था और आपको एक रेक्टिफिकेशन का मौका भी दिया जाना चाहिए था। जब मैंने आपको ये बोल दिया कि भाई अगर इसने सेक्शन 16 के जो प्रोविजंस हैं उसके अगेंस्ट उसके कॉन्ट्रवेंशन में जाके इसने कोई भी क्रेडिट अवेल कर लिया, सस्पेंड कर दो। कैन यू अंडरस्टैंड कि इसका कितना बड़ा रिपोर्केशन हो सकता है। आपने अभी 3B की रिटर्न फाइल की, रिटर्न फाइल करते ही मान लो स्टाफ से क्लरिकल मिस्टेक होगी तो आपको समझ में भी आ गया कि हाँ ठीक है गलत है। अब अगले महीने से पहले तो मैं उसको ठीक कर नहीं सकती, क्योंकि 3B तो सर आप एडिट ही नहीं करने दे रहे हो ना मुझे, और मुझे मेरी गलती पता चल गई है तो मैं क्या करूँ। देयर इज नो कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन मी एंड द पोर्टल, मेरे पास कोई तरीका ही नहीं है उसको ठीक करने का। लेकिन अब आपने ऑफिसर को ये राइट दे दिया कि जैसे उसने नोटिस किया कि अच्छा इसका ये क्रेडिट है, ये एक्सेस है किसी भी रीजन की वजह से, तो वो सीधा उठा के मेरा सस्पेंड कर देगा रजिस्ट्रेशन। अब दिक्कत ये है कि सस्पेंड हो जाएगा रजिस्ट्रेशन तो क्या फर्क पड़ता है, सस्पेंड होने से रजिस्ट्रेशन क्या फर्क पड़ता है, ये मैं आपको डिस्कस करूंगी। तो ये एक क्राइटेरिया था। अब उसका दूसरा क्राइटेरिया सुनते हैं एक बार। It says कि furnishes the details of outward supply in GSTR 1 under section 37 for one or more tax period which is in excess of outward supplies declared by him in his valid return under section 39। अब आपने GSTR 1 में जो अपनी आउटवर्ड सप्लाईज दिखाई, मैं इसका भी आपको एनालिसिस करके दिखाऊंगी। डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज वर्ड यूज किया गया है, ना कि टैक्स। यानी कि मैंने GSTR 1 में अपनी जो आउटवर्ड सप्लाई दिखाई, मान लीजिए वो कह रहे हैं कि आपने जो GSTR 3B में अपनी आउटवर्ड सप्लाई दिखाई, दोनों जगह आउटवर्ड सप्लाईज वर्ड यूज किया गया है, उससे कम दिखा रखी है, उससे ज्यादा दिखा रखी है। मतलब GSTR 1 में ज्यादा है, 3B में कम है। अब रूल बना किस लिए था, रूल बना इसलिए था कि कभी रियलिटी का केस ऐसा हुआ था कि वहाँ पे बंदा फ्रॉडस्टर था, वो क्या करता था कि GSTR 1 फाइल करके 2A में ऑटो रिफ्लेक्ट करा के क्रेडिट तो पास ऑन कर देता था, और 3B नील की फाइल करता था, 3B फाइल नहीं करता था। तो उस वजह से क्या हुआ कि गवर्नमेंट को डबल नुकसान हुआ। उधर तो ITC क्लेम कर लिया रिसिपिएंट ने, और इधर उसने टैक्स भी नहीं पे किया। तो मैंने तो उसको क्रेडिट दे दिया अपने रिसिपिएंट को गवर्नमेंट की साइड से, क्योंकि 2A में रिफ्लेक्ट हो गया, लेकिन गवर्नमेंट को उसका रिवेन्यू पहुंचा नहीं। तो ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि ऐसे केस है, ऐसे फ्रॉडस्टर है, बट अब रूल बना रहे तो थोड़ा तो प्लीज उसको सोच के बनाओ ना। अब आपने रूल क्या बना दिया कि आउटवर्ड सप्लाई जिसने GSTR 1 में जितनी दिखाई है उससे कम अगर 3B में दिखा दी, सिंगल टैक्स पीरियड के लिए भी, कोई क्वांटम आपने यहाँ पे ऐड नहीं किया 100 रुपए का भी, तो उठा के आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड किया जा सकता है। अब आप यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसे सिनेरियोज बताऊंगी जहाँ पे कि मैंने GSTR 1 में ज्यादा आउटवर्ड सप्लाई दिखाई होगी, 3B में कम दिखाई होगी, लेकिन उसके बाद भी टैक्स का कोई उस पर नुकसान नहीं हो रहा होगा किसी भी तरह का। मान लीजिए मेरी एक्सपोर्ट टर्नओवर है, तो मैंने अपनी एक्सपोर्ट टर्नओवर दिखाई, राइट, और 3B के अंदर मैंने एक्सपोर्ट टर्नओवर कम दिखा दी 1 लाख रुपए से, टैक्स पेमेंट की वहाँ पे लाइबिलिटी नहीं बैठती है। मतलब हम टैक्स पेयर को इतना परफेक्ट होना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसकी 1 और 3B हमेशा मैच होनी चाहिए। अब एक और सवाल पैदा होता है, 1 में मान लीजिए मुझसे एक्चुअली में कुछ सप्लाई गलत चली गई मुझसे गलत, अब मैं उसको एडिट कब करूंगी, नेक्स्ट मंथ के अंदर। लेकिन 3B मुझे इस बार की फाइल करनी है, तो यहाँ पे तो अभी ये भी मेरी एक जबरदस्ती बन गई कि अगर मेरी GSTR 1 में मान लीजिए आपने कोई सप्लाई गलत एंटर कर दी है, तो आपको 3B में उसको ज्यादा पे ही टैक्स पे करना ही पड़ेगा, उसको आपको ज्यादा ही दिखानी। तो मतलब GSTR 1 तो मैंने गलत की, अब मैं 3B भी गलत करूं। मैं आपको डरा भी रही हूँ और साथ में आप लोगों को एक चेकलिस्ट भी बनवा रही हूँ, आपको ये भी समझा रही हूँ कि आपको क्या बिल्कुल भी नहीं करना, कि आपको अवॉइड करना पड़ेगा। जो भी आपकी रिटर्न फाइल करता है, या अगर आप खुद अपनी रिटर्न फाइल करते हैं, तो आपको फूंक के रिटर्न फाइल करनी है। तो जो GSTR 1 के अंदर डेटा गलत चला गया, अब जबरदस्ती है कि मैं उसको 3B में भी गलत दिखा के और उस पर टैक्स पेमेंट करूँ। और वैसे भी वो टैक्स पेमेंट की बात ही नहीं कर रहे, वो तो मुझे ये बात कर रहे हैं कि वहां पे जो अमाउंट है, दैट अमाउंट शुड बी मैचिंग इन GSTR 3B एज इट इज, मैच करनी चाहिए। अब
देखो लैंग्वेज की जब गलत ड्राफ्टिंग होती है ना, तो उसका नुकसान क्या होता है। आपने आउटवर्ड सप्लाई की बात की है, ठीक है, मैं आउटवर्ड सप्लाई की अमाउंट सेम रख दूंगी दोनों में, और जो टैक्स की अमाउंट है वो गलत लिख दूं, फिर अब ये भी तो प्रॉब्लम है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ हम लोगों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। मैं लॉ मेकर को सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि आप रूल बनाओ, स्ट्रिक्टनेस करो, प्रोविजन बनाओ, बट लाइक कीप देम लॉजिकल। उसका एक बार ग्राउंड लेवल पे ट्रांसलेशन किस तरीके से होगा, वो ट्रांसलेशन को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। अब थर्ड ग्राउंड इसके अंदर क्या ऐड किया गया है, वॉयलेट्स द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 86B। 86B आपने अगर वॉयलेट किया तो भी डेफिनेटली आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो सकता है। तो ये एडिशनल ग्राउंड सेट किए गए हैं रजिस्ट्रेशन सस्पेंड करने के लिए। अब रूल 21A जो बात करता है कि सस्पेंड जब होगा रजिस्ट्रेशन तो क्या होगा उस समय पे, तो वो कह रहे हैं कि जब डिपार्टमेंट वाले सस्पेंड करते हैं आपका रजिस्ट्रेशन, तो फिर वो आपको सस्पेंड करेंगे। पहले वहाँ पे लिखा हुआ था कि आपको पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड दी जाएगी, अब उन्होंने उसको वहाँ से स्ट्राइक थ्रू कर दिया, उन्होंने हटा दिया उस लाइन को। और इस पर डिपार्टमेंट का फिर क्लैरिफिकेशन भी आया था, उन्होंने कहा था कैंसिल करने से पहले तो देंगे अपॉर्चुनिटी, सिर्फ सस्पेंड करने से पहले नहीं दे रहे। लेकिन मुझे इस चीज़ से भी तकलीफ है। क्यों तकलीफ है मुझे, अब आप रूल 21A3 पढ़ोगे ना, तो वो ये भी कहता है कि एक बार आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया तो फिर आप सप्लाई नहीं कर सकते, ना आपको रिटर्न फाइल करनी है फिर उस पीरियड की। तो सर यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मेरा अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, ठीक है, और अच्छे खासा बिजनेस चलते हुए मैंने रिटर्न फाइल कराई, किसी और से कराई, या मैंने रिटर्न अपने स्टाफ से फाइल कराई। अब नेचुरल सी बात है, हर बिजनेसमैन तो खुद बैठ के फाइल करता नहीं है। ये मान लो चलो मैंने खुद ही की, कोई सप्लाई उसमें मुझसे मिस हो गई, ठीक है जी, या मैंने GST 1 में कोई सप्लाई की अमाउंट जो है गलत डाल दी, क्लेरिकल एरर, फिर वही बोल रही हूँ, सिंपल क्लेरिकल एरर है। मान लो मैंने टैक्स अमाउंट ठीक लिखा और मैंने गलती से उसमें जो टैक्सेबल वैल्यू है वो गलत डाल दी, या कोई बिल मुझसे गलत चढ़ गया, उसकी मैंने जो है मतलब वैल्यू उसकी एक्सेस में आ गई, तो अब वो कह रहे हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा, 3B भी आपको सेम फाइल करनी पड़ेगी। लेकिन अच्छा भी होता है, मान लीजिए GST 1 तो मेरी ठीक थी, लेकिन 3B में मैंने गलती से अमाउंट उसकी कम लिख दी। अच्छा, तो अब मेरा रजिस्ट्रेशन आप सस्पेंड कर सकते हो, ठीक है, इतनी छोटी सी गलती के लिए। क्योंकि अगर मैंने 3B में गलत लिखा है तो मैं नेक्स्ट मंथ उस सप्लाई को डिक्लेयर करके उस पर इंटरेस्ट भी तो पे कर ही सकती हूँ ना। मुझे एक बात बताइए, आपने इंटरेस्ट पेमेंट का फिर प्रोविजन ही क्यों बना रखा है? अगर हर बार मुझे सेम करके मैच करके डालना है तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट तो इसीलिए है ना कि कोई सप्लाई अगर मुझसे छूट गई तो मैं उसको नेक्स्ट मंथ में एंटर कर दूंगी 3B के अंदर। या मैं तो कह रही हूँ कि मेरे पास पैसे ही नहीं है टैक्स पे करने के लिए, मैं इस बार 3B में दिखा ही नहीं सकती, मैंने सप्लाई कर दी बट एक्चुअली मेरे पास पैसे नहीं है। मैं तो चाहती हूँ कि मैं अगले महीने इंटरेस्ट के साथ पे कर दूंगी, तो क्या गवर्नमेंट मुझे उस राइट से भी डिप्राइव कर रही है कि नहीं तुम अगले महीने इंटरेस्ट के साथ नहीं पे करोगे, तुमने इसी महीने में पे करना है, वरना तो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर देंगे। अब जैसे आपने रजिस्ट्रेशन सस्पेंड किया तो क्या हो गया, मैं सप्लाई नहीं कर सकती है, हाथ बंद गए मेरे। तो ये प्रॉब्लम है कि मैं अब अपना बिजनेस चलाना क्या बंद कर दूं, या क्या होगा, कई जगह इस प्रोविजन का मिसयूज भी होगा, बहुत सारे जेन्युइन केसेस होंगे जो इस प्रोविजन के अंदर फंस जाएंगे। तो इसलिए विरोध किया जा रहा है, मतलब विरोध इसलिए नहीं किया जा रहा है कि हम लोग को गवर्नमेंट की हर चीज से प्रॉब्लम होती है तो हमारा तो काम ही है कि उनका विरोध करना। इट्स नॉट लाइक दैट। एक छोटे टैक्स पेयर पे, स्मॉल टैक्स पेयर पे उसकी छोटी सी क्लेरिकल एरर की वजह से कितना बड़ा इंपैक्ट आ सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो ठीक से लिटरेट नहीं होते। मैं बहुत सारे ऐसे टैक्स पेयर्स को जानती हूँ जिनकी अच्छी खासी टर्नओवर होती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते। उनको आपके नोटिफिकेशन इंग्लिश में पढ़ना है, हिंदी में पढ़ना, लॉ की लैंग्वेज उतनी चीज़ें समझ में नहीं आती, और वो किसी ना किसी कंसल्टेंट की हेल्प लेते हैं ना। उस कंसल्टेंट की गलती की वजह से, मान लीजिए उसने ही गलत कर दिया, उसी ने अमाउंट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर दिया, और उसकी गलती की वजह से पता चला आप उसका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड करोगे, उसका बिजनेस बंद कर दोगे उस टाइम पे। तो किसी भी रनिंग बिजनेस के लिए ये चीज़ करना कि कुछ टाइम के लिए सप्लाई रोक दो, आई मीन इट्स वेरी डेंजरस। बट ये प्रोविजन आपको इसलिए भी बताए जा रहे हैं कि अब आपको कॉशन रखना है, GSTR 1 और GSTR 3 भी बिल्कुल मैच करा के रखनी है। अदरवाइज ध्यान रखिए, जो लोग डिपार्टमेंट में हैं उनके हाथ में एक हथियार दे दिया गया है कि आपके रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर सकते हैं। सस्पेंड करने का मतलब क्या है, आप डिपार्टमेंट जाओगे, रिक्वेस्ट करोगे, बात करोगे, होगा नहीं होगा आपको पता नहीं, अपना काम खराब करोगे, बिजनेस में से टाइम वेस्ट करोगे। तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा हैरेसमेंट हम सबके लिए होने वाला है, और इसका इलाज सिर्फ एक यही है कि अब जो रिटर्न फाइलिंग है वो सिंपल रिटर्न फाइलिंग नहीं रहेगी। रिटर्न फाइलिंग अब एक्चुअली में आपके बिजनेस की बैकबोन बनने वाली है। ध्यान रखिए, जो पर्सन आपके रिटर्न फाइल कर रहा है, समझ लो आपके सिस्टम की ना रीढ़ की हड्डी उसके हाथ में है, उसने वहां पे गलती की और आपकी रीढ़ की हड्डी गई। तो आपको भी बहुत ही सोच समझ के देखना पड़ेगा कि रिटर्न अब ऐसे ही कुछ भी फीड करके आप किसी से भी फाइल नहीं करा सकते, बल्कि एक प्रॉपर प्रोसेस होना चाहिए। GSTR 1 से मैच करो, 2B से मैच करो। अच्छा, एक और क्वेश्चन राइज होता है कि 2B के अंदर अगर कोई डेटा नहीं आया मेरा, तो क्या मैं उसको लेने के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ? सर 2B में तो उसका रिफ्लेक्ट होना जरूरी है, लेकिन कोई ऐसा डेटा जो आपका पहले इनपुट टैक्स क्रेडिट छूट गया था, जो जेन्युइन था, उसे आप डेफिनेटली क्लेम कर सकते हैं अभी भी। लेकिन 2B से भी फिर मुझे मैच करना है, ठीक है। 2A तो मुझे बीच बीच में देखना ही है,
तो अब जो रिटर्न फाइलिंग है, इट्स नॉट कि आपने अपनी टैली में जो डेटा भर रखा है उसी को मैंने उठा के रिटर्न में भरा और फाइल कर दिया, खत्म हो गया काम। नहीं, अब आपको उसको 4 अलग अलग सोर्सेज से जाके चेक करना पड़ेगा, और जब चारों सोर्सेज से वो मैच करेगा तब आप रिटर्न फाइलिंग मतलब बिना टेंशन के कर सकते हो। अगर मैच नहीं कर रहा तो आप रिटर्न फाइलिंग तो कर रहे हो, लेकिन कभी भी आप पे आरी गिर सकती है, कभी भी आपको उसका जो रिपरकशन है वो झेलना पड़ सकता है। तो रिटर्न से रिलेटेड अब क्या क्या हो गया, रिटर्न अगर खराब फाइल हुई तो क्या होगा, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है, बिजनेस बंद हो गया। आपकी अगर GST-I-1 और 3B के अंदर मिसमैचेस ज़्यादा हैं तो आपकी GST-I-1 को ब्लॉक कर देगा डिपार्टमेंट, तो भी आप बिजनेस ऑब्वियसली नहीं कर पाओगे। और अगर आप रिटर्न फाइलिंग को डिले करने की कोशिश करोगे तो आपका ई-वे भी ब्लॉक हो जाएगा, फिर आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। यानी कि अब ये लाइन अपने पास लिख के रख लो कि अगर काम चलाना है, बिजनेस करना है, तो रिटर्न बिल्कुल सही सही फाइल करना है। इसके अलावा आपके सामने बिल्कुल भी कोई चारा नहीं है। इसी के साथ ये वीडियो मैं क्लोज कर रही हूँ, और मैं दोबारा से ये चीज़ बोलना चाहती हूँ कि किसी भी प्रोविज़न को अगर हम लोग ये बोलते हैं कि ये हैरेसिंग है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो इंसान देशद्रोही है या वो इंसान कोई देश का गद्दार है। वो सिर्फ इतना ही है कि लॉ मेकर और एक जो एंड यूज़र है उनके बीच का जो कम्युनिकेशन गैप है वो सिर्फ उसको हाईलाइट करना चाहते हैं। उसका पर्पज़ ये भी होता है कि वो चीज़ कम्युनिकेट होके लॉ मेकर तक जाएं। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं क्लोज कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। अगर आप GST डिटेल में सीखना चाहते हैं तो फिर आप हमारा कोर्स उसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं। हम अपने कोर्स को अपडेट कर रहे हैं, यानी कि जो नए रिटर्न्स हैं 3B के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो सब भी हम उसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं डिफरेंट सेशंस के थ्रू, और जो कुछ रिसेंट नोटिफिकेशंस आए हैं उनको भी, साथ ही जो इंपॉर्टेंट केस लॉज अभी तक चल रहे हैं उनको भी हम उसके अंदर कवर करते हैं डिफरेंट सेशंस के थ्रू। तो अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं, स्टूडेंट हैं, आपको बहुत ज़्यादा ऑलरेडी टैक्सेशन की नॉलेज नहीं है, तो हमारे पास एक स्पेसिफिक कोर्स भी है बिगिनर्स के लिए। आप वो वाला कोर्स GST का ज्वाइन कर सकते हैं।